हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 15 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आज फिर मैं आपके सामने कुछ मज़ेदार बातें लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इस बात पर है कि जब भी आप तैयारी करते हो यूपीएससी की, उसका एक फेज होता है। आप दिन रात मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, लगातार अपने जो गोल्स है उसे अचीव करने का प्रयास करते हो और कंटिन्यूटी मेंटेन करने का प्रयास करते हो। लेकिन ये कंटिन्यूटी कभी कभी भंग हो जाती है। कभी कभी आपका मूड ठीक तरीके से पॉजिटिवली वर्क नहीं करता। आप थोड़ा परेशान हो जाते हो, आप थोड़ा डर जाते हो, क्योंकि ये यूपीएससी की जर्नी ही ऐसी है। इसमें आपको मानसिक बेचैनी कभी कभी आ सकती है, कभी कभी परेशानियां आती है, कभी कभी पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो क्या ये स्थिति सिर्फ आप ही के साथ होती है? नहीं मित्रों, ये स्थिति हर उस व्यक्ति के साथ होती है जो इस फील्ड में तैयारी कर रहा है। चाहे वो अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो आपका अभी शुरुआती दौर में ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति के साथ ये स्थितियां आती ही है। और ये स्थितियां क्यों आती है? स्थितियां आने का एक कारण भी है कि ये तैयारी जो है आपका डिवोशन खोजती है। आपकी जो यूनिक कैपेसिटी है, जब उसे बनना होता है, जब आपका डेवलपमेंट होता है, तो इस डेवलपमेंट में यूपीएससी का या फिर यूपीएससी के जर्नी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसे आप एहसास करोगे जब आप अपनी जर्नी को एक बार पीछे लुक करोगे। तब आपको एहसास होगा कि जो जर्नी मैंने तय की है और आज जहां पर मैं खड़ा हूं, वो बेसिकली इस जर्नी की ही बदौलत है। जब मैंने कष्ट किया या फिर परिश्रम किया और उसके बाद मैं टूटा भी, फिर भी नहीं गिरा, फिर भी खड़ा हुआ और फिर भी चलता गया और अल्टीमेटली मंजिल को पाया। तो सभी के साथ ऐसी स्थितियां होती है। और कभी कभी आपको जो आपकी बेचारी है, कुछ एक बैग आ जाती है। आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है और एक बैग कुछ इस प्रकार की बेचारे आ गई जो आपको परेशान कर दी। आप डर गए, आप हड़बड़ हो जाते हो। तो ऐसे विचारों को मैंने निगेटिव वेव्स का नाम दिया है। निगेटिव वेव्स माने कि जैसे आपका जो ओशियंस है, और ओशियंस में आपकी जो पानी की लहरें आती रहती है, जो आप कह सकते हो कारण बहुत है, टाइड्स के कारण या फिर विंड्स के कारण। तो ये जो पानी की लहरें हैं, मान के चलिए आपकी जो निगेटिव वेव से उसी प्रकार की लहरें होती है, वो आनी ही आनी है, इसको आप नकार नहीं सकते, है ना। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। आएगी ही आएगी, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। तो क्या किया जाना चाहिए? तो सिंपली जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, आने के साथ वो कभी बौखलाहट लेकर आती है और उसके बाद शांत हो जाती है। आपके भी साथ ऐसा ही होगा। जब भी इस प्रकार की विचार आएगी, लहरें उठेंगी, आपको आगे कुछ नजर नहीं आएगा, आप थोड़े बहुत हड़बड़ा जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद अपने आप शांत हो जाओगे और अपने आप को आप कंट्रोल कर ही लोगे। यही तो खास बात है आपकी, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी लंबी जर्नी है और आपने अच्छे समय से प्रिपेयर किया है। तो कोई 5 दिन का 2 दिन का जो परेशानी है वो आपको हिला नहीं सकती, है ना। तो इसको मान के चलो, ये निगेटिव वेव्स होती है। एक बैग मुंह उठाकर पहुंच जाती है और एक बैग मुंह उठाकर चली भी जाएंगी। आपको इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सबके साथ ऐसी स्थितियां आती है और ये आपको बेसिकली मजबूत करती है। आपने देखा होगा जब इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ होती है और फिर ये चली जाती है, तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर अगर अगली बार ऐसी स्थितियां आएगी तो आप बर्दाश्त कर लोगे, आप मजबूत हो जाओगे, है ना। तो ये आपको सिखाती है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां आपकी अगर प्रिपरेशन के दौरान आती है, तो इसको आप समझ कर चलिए कि हमारे विकास का महत्वपूर्ण अंग है और इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हमें आराम से सीखने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। जब आप ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मान के चलो कि ये यूपीएससी से भी आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप इस प्रकार की स्थितियों से निकलने के लिए सीख जाओगे, तो ये यूपीएससी से भी सबसे बड़ी सफलता होगी, जो हर समय, हर वक्त, हर स्थिति में, चाहे आप यूपीएससी के पद पर सेलेक्ट हो भी जाओ, तब भी आपको काम देगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये कंट्रोल करना, ऐसी स्थितियों को मैनेज करना एक बेहद ही मजबूत वक्तव्य का तैयार करता है। सो
इसी के साथ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। जो इंडियन नेवी चीफ है, इनका कहना है कि रेगुलर चाइनीज नेवी प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में देखा जा रहा है, खासकर पास्ट 10 ईयर। तो जाहिर सी बात है, चाइनीज अपना पूरा इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन रीजन में आजमाने का प्रयास कर रहा है, और कुछ समय से तो चाइनीज हर जगह मुंह उठाकर पहुंच जा रहा है। आप देखो, हर इश्यू में, कहाँ ऐसा इश्यू नहीं है जहां चाइना के साथ डिस्प्यूट नहीं हो। बॉर्डर डिस्प्यूट आ जाती है, ओशियन डिस्प्यूट आ जाती है, ट्रेड डिस्प्यूट आ जाती है, इंडियन पेटेंट इश्यू आ जाती है। तो देख सकते हो, हर जगह आपका चाइनीज डिस्प्यूट क्रिएट करने में माहिर है। तो हमें बात करना है कुछ डिटेल्स की। तो देख सकते हो, ये जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है चाइना का इंडियन ओशियन रीजन में, ये कहीं ना कहीं ग्रेट कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो, आप देख सकते हो, इंडियन ओशियन का एक सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है, और इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है, चाहे वो आपका अरेबियन सी वाला हिस्सा हो या फिर आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा हो, क्योंकि महत्वपूर्ण देश भारत ही है इस इंडियन ओशियन रीजन में, आप देख सकते हो, है ना। एंड देख सकते हो, फर्दर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट कि जो वेस्टर्न पावर्स है इंक्लूडिंग द यूएस यूके, ये भी जाहिर सी बात है चाइना के राइज को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और यूएस का भी शिप जो है डिटेक्ट किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में, हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था। और ये जो क्वाड है, क्वाड भी कुछ इसी प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है विद द मेंबरशिप ऑफ 4 नेशन, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका यूएस है। एंड इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर या फिर एरिया कह सकते हो, जहां पर आपका इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कंबाइंड रूप में देखा जाता है, एंड द लैंड मासेस जो सराउंड करते हैं। तो अगर यहाँ आप देख सकते हो मैप में, ये आपका इंडियन ओशियन या इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा हो गया, तो ये पूरा जो मैप में आपका कवर किए गए है, ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। यहाँ पे इंडियन ओशियन है और ये आपका पैसिफिक ओशियन है ना, तो ये आपका इंडो पैसिफिक ओशियन है। और इंपॉर्टेंस क्या है इंडो पैसिफिक का, यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है आपका मीन्स के लिए। तो जाहिर सी बात है, देख सकते हो, इंडो पैसिफिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी लाइंस फॉर कम्युनिकेशन विथ की चौक पॉइंट्स। अब की चौक पॉइंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और अभी आप हाल ही में सुना था कि आपका जो स्वेज कैनाल वाला रीजन है, वहां पर एक बहुत बड़ी जो कार्गो शिप है वो अटक गई। उसके बाद तो जो ट्रेड, जो वर्ल्ड ट्रेड है, मानो कि थम सा गया है। तो इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। तो जाहिर सी है, हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है विद द की चौक पॉइंट। एंड जाहिर सी बात है, आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, और ये जो आपका स्वेज कैनाल है, इसके बारे में, क्योंकि ये न्यूज में रही है तो पूछा जा सकता है। एंड इंडो पैसिफिक रीजन अकाउंट फॉर 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ये भी एक सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। और साथ ही साथ धीरे धीरे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती जा रही है, लाइक पायरेसी। पायरेसी मतलब ये कहो कि कोई अगर शिप जा रही है तो कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो क्या करते हैं, हाईजैक कर लेती है शिप्स को। तो उस प्रकार के कंसेप्ट को पायरेसी कहते हैं। एज वेल एज रिचनेस इन नेचुरल रिसोर्सेस लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स, पॉलीमेटालिक न्यूट्रिएंट्स, ये सब इंडियन ओशन में मिलती है, और भारत एक्सट्रैक्ट भी करता है। पॉलीमेटालिक न्यूट्रिएंट्स को ले लो या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स को ले लो, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्सेज के मामले में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, या फिर कम्युनिकेशन के मामले में भी, या फिर आपका बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी, है ना। एंड अगर बोले इंडिया स्टेप टू इनहांस इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, तो क्या क्या कदम भारत ने उठाए, तो यहाँ देख लो, कॉपरेशन विथ नेबर्स जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, इन सब के साथ भारत कॉपरेशन बढ़ा रहा है ऑन स्ट्रेटेजिक एंड ह्यूमैनिटेरियन लेवल। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक डिवीजन इन 2019 भारत ने किया था, जिसमें रीजनल ग्रुपिंग जैसे बिम्स्टेक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इन सब के साथ बेसिकली मिलकर इंडो पैसिफिक डिवीजन का निर्माण किया गया था। और आप हमें बताइए कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आ जाते हैं, और आयोरा में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एंड देयर इज ऑल्सो विजन सागर दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। एंड इवॉल्विंग द इनोवेटिव मैकेनिज्म सच एज क्वाड, आपने सुना ही है, मैंने अभी भी डिस्कस किया, क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, इन्वॉल्विंग द यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन की जो सिक्योरिटी है, फ्री एंड फेयर मूवमेंट ऑफ द शिप्स या फिर जो रिसोर्सेस है, उनका ये पक्षधर है। एंड प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ कुछ स्ट्रेट जो है उनके बारे में जानना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर है, और आप देखना कि कौन कौन से लैंड मासेस के बीच है, कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। और ये जो स्वेज कैनाल है,
और ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर, एंड जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बाब मंडेब, तो ये 3-4 स्ट्रेट है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हाइड्रोजन राउंड टेबल बाय एनर्जी फोरम एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI। तो क्या है, तो ये जो आपका TEF है यानी कि एनर्जी फोरम एंड FIPI अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनाइज कर रही है हाइड्रोजन राउंड टेबल को, टाइटल हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग 2021। तो ये बातें हैं इसलिए न्यूज में आई है। लेकिन हाइड्रोजन इकोनॉमी है क्या और क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल यानी कि क्लीन फ्यूल है, दैट विल एड्रेस द ओवरऑल कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स, और लाइटर भी है, एनर्जी डेंस भी है, और मोर एफिशिएंट है देन द बर्निंग पेट्रोल। समझ के चलो अच्छे से, मोर एफिशिएंट देन द बर्निंग पेट्रोल। एंड हाइड्रोजन इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली ये ऑयल प्राइस रिलेटेड अनसर्टेनिटी जो आप देखते हो, पेट्रोल के दाम जो सेंचुरी मार रही है, डीजल के दाम जो हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा रन मार ली हैं, तो कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन विल कर्व द ऑयल प्राइसेस रिलेटेड अनसर्टेनिटीज एंड रिड्यूस द इंपोर्ट विल एज वेल। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल या फिर पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने में काफ़ी बड़ा शेयर इन्वेस्ट करता है या फिर खर्च करता है, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू द डिमांड, है ना। सो अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन फ्यूल। तो अक्टूबर लास्ट ईयर में ही दिल्ली फर्स्ट सिटी ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने बसेस ऑपरेट की विद हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG, यानी कि CNG में हमने हाइड्रोजन कंपोनेंट को भी डालने का प्रयास किया है ना। एंड यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द प्लान टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एंड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने 25 करोड़ एलोकेट इनको किए गए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाइड्रोजन। क्योंकि जाहिर सी बात है, भले ही हम कह सकते हैं कि ये एबंडेंट मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है, और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट को तभी दूर किया जा सकता है जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो MNRE को 25 करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर R&D इन हाइड्रोजन एंड मेजर एक्टिविटीज इनविजन्ड अंडर दिस मिशन। तो क्या बातें कही गई हैं देख सकते हो, क्रिएटिंग वॉल्यूम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाए इन द नीचे एप्लीकेशंस, इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हो, इंडस्ट्रीज में डेमोन्स्ट्रेशन हो, एंड गोल ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, पुटिंग इन प्लेस ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। एंड अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ग्रीन हो गया, टर्क्यूआइज हो गया, येलो, ब्लू, पिंक, पर्पल या रेड, ब्लैक या ग्रे, व्हाइट या ब्राउन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो कैसे, तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे आपका हाइड्रो पावर हो गई, विंड हो गई, सोलर हो गई, एंड जीरो कार्बन एमिशंस आर प्रोड्यूस। तो ग्रीन हाइड्रोजन के कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ये याद रखना कि जीरो कार्बन एमिशंस यहाँ से होते हैं। एंड टर्क्यूज में क्या हो गई, हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन, यानी कि जब मीथेन की थर्मल स्प्लिटिंग करते हैं तब हाइड्रोजन जब निकालते हैं उससे, तो टर्क्यूज कहते हैं। और इंस्टेड ऑफ CO2 सॉलिड कार्बन इज प्रोड्यूस, सॉलिड मतलब समझ रहे हो कि हैविंग सॉलिड स्ट्रक्चर। एंड जो येलो है, इसमें आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रिड मतलब समझ रहे हो, ये जो आपके वेरियस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफरिंग पोल्स लगाए जाते हैं, ये आपने देखा होगा कि लंबे लंबे तार जो है वो एक पोल से दूसरे पोल कनेक्ट होकर न जाने यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड कनेक्टेड है, ये आपका ग्रिड पैटर्न कहलाते हैं ना। इसको आप समझ गए होंगे हो, क्योंकि ये ग्रिड वाला कंसेप्ट में कंफ्यूजन भी रहता है। एंड जो आपका ब्लू है, इसके तहत ग्रे और ब्राउन हाइड्रोजन विथ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेटेड और रिपर्पस। एंड जो पिंक, पर्पल, रेड है, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लैक या ग्रे में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस यूजिंग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। एंड व्हाइट में क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो व्हाइट के बारे में भी याद रख सकते हो आप। ब्राउन में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यूजिंग कोल यूजिंग गैसिफिकेशन। तो आप क्या याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में पता होना चाहिए, टर्कोइज के बारे में पता हो तो बढ़िया है, पिंक के बारे में पता हो तो बढ़िया है, एंड आपका जो व्हाइट है, ये 4 टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सिर्फ टर्म्स पता हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए एज सच
कहीं ना कहीं एक बात आप याद रख सकते हो कि दिल्ली बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू ऑपरेट बसेस विद हाइड्रोजन इन सीएनजी, एंड बाकी आपके मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड ये जो टर्म है ग्रीन हाइड्रोजन, टर्क्यूज हाइड्रोजन, येलो, पिंक, पर्पल, रेड, ब्लैक या ग्रे, इनके बेसिक डेफिनेशंस और जो स्लाइड रेफरेंसेस है उनके बारे में पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है, राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन ऑल्दो इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एंड बट इट इज नॉट ए गवर्नमेंट लार्ज से। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग आई है, बेसिकली हियरिंग इसलिए आई है क्योंकि वो केस हियर कर रहे थे व्हेन द टू स्टूडेंट्स वर डिनाइड एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। तो कह सकते हैं ये जो है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन के कैटेगरी में आ गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन आपकी आ गई इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को अंडर आर्टिकल 32 के तहत लिया, सिंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ स्टूडेंट टू परस्यू प्रोफेशनल एजुकेशन वो इम्प्लीकेटेड हुए थे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट हैज अफर्मेटिव ऑब्लिगेशन कि वो एसेस फैसिलिटेट करे एजुकेशन को एट ऑल द लेवल। देख सकते हैं ना, द सुप्रीम कोर्ट सेड कि स्टेट हैज अफर्मेटिव ऑब्लिगेशन, यानी कि आपको पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आप सुविधा प्रदान करें एजुकेशन की एट ऑल द लेवल्स। एंड करंटली एसेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। हमने आपको बताया हायर एजुकेशन नहीं है, कितना है तो आपका 6 से 14 ईयर्स आपने भी सुना होगा, है ना। यहाँ आपका आर्टिकल 21A में आता है जिसमें आपका इसकी फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी, है ना। तो एसेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, याद रखना है आपको, क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट विल नॉट कवर अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कह सकते हैं इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और अंडर द यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इट ऑब्लिगेट्स कि जो हायर एजुकेशन है उसको इक्वली एसेसेबल कराया जाए टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एंड इंडिया ने रेटिफाई भी कर रखा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसमें भी इस प्रकार की जो पॉजिटिव बातें वो कही गई। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। और क्या याद रखना है इसमें आपको, पहली बात तो ये कि ओरिजिनली आपका ये राइट फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, इसको इंक्लूड किया गया आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट्स की अधिकार दिया गया। एंड उसके बाद जब इस राइट को इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली RTE एक्ट लाएगा, लेकिन उसको लाने में कहीं ना कहीं 7 साल बीत गए। तो 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एक्ट आया, एंड इट एक्नॉलेजेस द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेंगे टू ऑल एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। और यही आप देखते हो, ये जो आपके स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जो आपके वेरियस स्टेट्स में देखते हो स्कूल्स को, तो क्या है आपके इसी के तहत तो आपके स्कूल्स ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि संविधान में फंडामेंटल राइट दिया है। तो आपको स्कूल्स में शिक्षा खासकर 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। तो प्रीलिम्स के लिए सच 21A बेहद ही महत्वपूर्ण है। अमेंडमेंट का जो नाम है वो पता होना चाहिए, और क्या प्रोविजन है ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये भी पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.03% इन Feb, एंड IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं 1.6% इन जैन, गवर्नमेंट डाटा कह रही है। सबसे पहली बात तो अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ, सपोज आप एक स्टूडेंट हो और आप जो है राजेंद्र नगर में कोई बुक परचेज करने गए, तो आप 50 रुपये लेके गए कि भाई साहब मुझे तो पता ही है 50 रुपये में बुक मिल जाते हैं, और वहाँ 50 रुपये मिल सकते थे, लेकिन आप गए और पता चला कि 50 के बदले 100 रुपया दाम हो गया, है ना। आप तो चौंक गए कि भाई साहब इतनी महंगाई कैसे। तो यही तो इन्फ्लेशन है कि जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो राइज हो जाता है कंपेयर टू ए सर्टेन बेस ईयर, तो हम कह सकते हैं वो इन्फ्लेशन है। और डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ, उसको उल्टा कर दो, यानी प्राइस जब फॉल हो गई 50 के बदले 25 रुपये हो गए तो आपका डिफ्लेशन हो गया, है ना। तो ये कंसेप्ट आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला है। और डेफिनेटली अब ये जो डाटा आई है, रिटेल इन्फ्लेशन 5.03% बढ़ी है Feb में, एंड IIP कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1.6% इन जैन। तो अगर हम डिटेल से बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है मेजर किए जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, यानी कि कंज्यूमर प्राइस के लेवल पर मेजर किए जाते हैं, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको कभी कभी कंफ्यूजन रहता होगा, ये कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस क्या है। तो बस ये सिंपली डिनोमिनेशन है कि कंज्यूमर प्राइस यानी कि हम जो
प्रोडक्ट्स अपने बास्केट में इंक्लूड करेंगे टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, वो बेसिकली कंज्यूमर लेवल के प्राइस पर होगा, यानी कि जिस प्राइस पर कंज्यूमर बाय करती होंगी उन प्रोडक्ट को, उसी प्राइस को हम आधार मानकर बेसिकली इन्फ्लेशन जब मेजर करेंगे तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे उन्हें, है ना। एंड इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें फूड है, हाउसिंग है, अपरेल है, ट्रांसपोर्टेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती है जब सीपीआई के बास्केट में हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। तो याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, और इसमें फूड आइटम्स हो सकते हैं, हाउसिंग, अपरेल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको भी लिया जाता है। और 4 टाइप ऑफ सीपीआईज हैं, और पहला है आपका सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI for agricultural laborers and CPI for rural laborers, CPI for urban non-manual employee। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि MOSPI, वो CPI को कलेक्ट करती है। CPI को कलेक्ट करने का मतलब यहाँ पर देख सकते हो UNME, यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज ये कलेक्ट करता है। और जो रिमेनिंग 3, अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग 3 है यानी कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर और जो आपका सीपीआई रूरल लेबरर्स, ये आपका लेबर ब्यूरो करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है। तो अच्छे से याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय ये करती है कंडक्ट। और जो बचे 3 हमने बात किया इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, रूरल लेबरर्स की, ये आपका लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है वो करता है। एंड आरबीआई एंकर्स इस पॉलिसी रेट विद सीपीआई, यानी कि आरबीआई जो अपना पॉलिसी रेट की रेट, रेपो रेट जो निकालता है वो आपका सीपीआई के आधार पर दिया जाता है। जैसे आपका होता है ना 4 ± 2%, ये क्या है, सीपीआई पर ही तो निकाला जाता है, तो ये आपको पता भी होगा। सो अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो बेसिकली इट इज एन इंडेक्स जो ट्रैक करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इन डिफरेंट सेक्टर। तो अभी अगर ये श्रिंक हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कमजोर हुई हैं और प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उतने ज्यादा अच्छे लेवल पर नहीं चल रहा। एंड आईआईपी नंबर्स मेजर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यूजुअली मंथ में इसे मेजर किया जाता है ना, एंड एज अगेंस्ट द रेफरेंस पीरियड। और देख सकते हो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 3 ब्रॉड सेक्टर्स जिसमें आईआईपी फॉल हुई है ना। और ये आपको याद रखना है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी 3 ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिसमें आईआईपी फॉल हुई है। और कोर सेक्टर्स, और आपको याद होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर्स, और इसका भी वेटेज आपका आईआईपी में लिया जाता है। तो 8 कोर सेक्टर्स में कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, प्रोड्यूसर, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। अच्छे से याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ये आपका 40% ऑफ द वेटेज कवर करती है इंक्लूडेड इन द आईआईपी। यानी कि आईआईपी में जब निकाला जाता है तो 40% वेट जो है इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का होते हैं। जो रिमेनिंग 60% है वो डिफरेंट बेसिकली सेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, डिफरेंट आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। और कौन कंपाइल करता है, तो बेसिकली कंपाइल एंड पब्लिश बाय MOSPI, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बात करते हैं याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि आईआईपी में जो आपका कैलकुलेशन होता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो ट्रैक द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपका कोर सेक्टर्स का वेटेज कितना है, 40%, अच्छे से पता होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि कोर सेक्टर जो 8 कोर सेक्टर है वो कौन कौन से हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, इवन इन द 8 कोर सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है ये पता होना चाहिए। और कंपाइल कौन करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये तो अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसमें इन्फ्लेशन क्या है ये पता होना चाहिए। और जो आपका सीपीआई फॉर IWAL, रूरल लेबरर्स, ये तीनों आपका लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है। और जो चौथा है आपका अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए आपको सीपीआई जो आपका रूरल है, आपका अर्बन है या फिर कंबाइंड है ना, ये भी आपका बेसिकली CSO जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है वही कंडक्ट करती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑर्डिनेंस ऑन दिल्ली NCR एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रीप्रोमुलगेट किया गया है। और ऑर्डिनेंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, ऑर्डिनेंस इश्यू करने का पावर या तो प्रेसिडेंट को दिया गया है या फिर गवर्नर को दिया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया के ऊपर ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकती है ना, गवर्नर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इश्यू कर सकती है। सो अगर हम बात करें जो ऑर्डिनेंस इश्यू की गई है उसके बारे में, तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020, यही नाम है, ये लैप्स हो गई थी रिसेंटली, तो इसको रीप्रोमुलगेट कर दिया गया है।
एंड अंडर द ओरिजिनल ऑर्डिनेंस जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM इसे क्रिएट किया गया था एज ए स्टेटरी बॉडी टू मैनेज एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द इंडो-गैंजेटिक प्लेन। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इनका जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया नहीं है बट टू मैनेज एयर क्वालिटी इन द NCR रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। एंड CAQM जो क्रिएट की गई इट हैज रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, है ना। तो CAQM अल्टीमेटली रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। और CAQM की जो जुरिडिक्शन है देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अच्छे से याद होना चाहिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यही तो 4 स्टेट है जो दिल्ली बॉर्डर करती है। स्टेट विच इम्पैक्ट दिल्ली NCR एयर क्वालिटी। और जो रिप्रोवोगेटेड ऑर्डिनेंस है इन्होंने कहीं ना कहीं CAQM के दायरे को एक्सपेंड किया बाय गिविंग एडिशनल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। एंड जो एडिशंस हुए हैं देख सकते हो आप, हैप्टी पीनल प्रोविजन जिसमें आपका जेल टर्म अप टू 5 years या फिर फाइन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स एंड अदर पॉल्यूटर्स, लेकिन एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स काउजिंग द एयर पोल्यूशन बाय स्टेबल बर्निंग। याद रखना है, तो ये जो फार्मर्स है जो स्टेबल बर्निंग करते हैं और एयर पोल्यूशन काउज करते हैं उनके लिए आपका पीनल प्रोविजंस नहीं दी गई है ना। एंड अगर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको ही पता है कैसे याद रखना है, आर्टिकल 1 2 3 गो, है ना। जैसे होता है ना 1 2 3 रेडी, उसी प्रकार से 1 2 3 प्रेसिडेंट रेडी हो गया, ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया। तो आर्टिकल 1 2 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, जब पार्लियामेंट सेशन में रहेगा तब ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं की जा सकती थी, और जब आपका रिसेस रहेगा, पार्लियामेंट आपका वर्क नहीं कर रहा है, सेशन में नहीं है या फिर डिसॉल्व है, तब आपका इश्यू किया जा सकता है ना। विच हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and ordinance shall be approved by the parliament within 6 weeks after the assembly। तो लेट्स से कि आज इश्यू की गई ऑर्डिनेंस और लेट्स से कि आपका सेशन जो है वो अगले मंथ रिन्यू हो गया, तो विद इन द 6 months फ्रॉम द रिन्यू ऑफ द सेशन इसको आपका पास या अप्रूव करवाना पड़ता है। और लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। तो ये है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसके बारे में न्यूज इसलिए आई है बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट has launched an online complaint portal और complaints of atrocities यानी कि जो अत्याचार होते हैं against SCs can now be registered with NCSC through its online portal। और अगर हम बात करें NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 के तहत इसे क्रिएट की गई है। एंड क्या वर्क है, एम है, ड्यूटी है इस कमीशन का, तो बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स जो रिलेटेड है सेफ गार्ड which has been provided for the scheduled caste in the constitution या फिर कोई भी अन्य लॉ जहाँ पे इनको सिक्योरिटी या सेफगार्ड प्रदान की गई है, तो उनसे रिलेटेड मैटर्स को मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करना। एंड पार्टिसिपेटिंग एंड एडवाइजिंग ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द SC। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, फास्टैग डज नॉट ब्रीच राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो सेंटर ने कहा है कि फास्टैग ब्रीच नहीं करती है सिटीजन के किसी भी फंडामेंटल राइट को, इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी वे। तो बात आ गई फास्टैग के बारे में। तो फास्टैग आपका इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है और याद रखना है ऑपरेट कौन करता है इस फास्टैग को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसे इंट्रोड्यूस की गई थी टू रिड्यूस वेटिंग पीरियड ऑफ द व्हीकल्स एट टोल प्लाजा। आपने बेसिकली ऑब्जर्व भी किया होगा फास्टैग जब आप किसी नेशनल हाईवेज को क्रॉस करते होगे तो। और ये जरूर याद रखना, इट वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिकली इसको फिक्स किया जाता है विंड स्क्रीन के अलोंग ऑफ द व्हीकल्स। एंड ये 5 years के लिए वैलिड रहते हैं, उसको रिचार्ज किए जाते हैं। एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे आपका पेटीएम नहीं होता उसी प्रकार से ये फास्टैग में आप रिचार्ज करते हो और पेमेंट आपका डिडक्ट होता है। एंड वी हैव द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। तो क्या न्यूज़ है, तो US ट्रेजरी सेक्रेटरी उन्होंने अर्ज किया है G20 कंट्रीज को टू मूव टुवर्ड्स ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाओ, और IMF ने सपोर्ट किया कि हाँ भाई साहब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, MNC और प्रॉफिट करते चले जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं। एंड यहाँ देख सकते हो इट एस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम जिसके तहत कंपनी फ्रॉम ए स्पेसिफिक कंट्री, देख सकते हैं ना, इट एस्टेब्लिशेस ए सिस्टम जहाँ कंपनी फ्रॉम ए स्पेसिफिक कंट्री वो लीस्ट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट प्रॉफिट एज ए टैक्स के रूप में पे करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ वेयर इन द वर्ल्ड दोज प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्न्ड। तो प्रॉफिट्स कहीं पर भी अर्न कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा इसके तहत कि लीस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट आपको टैक्स के रूप में पे किया जाएगा। एंड ग्लोबल मिनिमम टैक्स वुड डिस्करेज मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि आपका टैक्स कम कर दिया जाएगा। इसलिए जो आपका हायर टैक्स रेट वाला देश है वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट शिफ्ट नहीं करेंगे और
टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ाएंगे टू द टैक्स कंट्रीज एंड द यूएस हैज प्रपोज 21% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो क्या प्रपोज किया उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स का क्या मेजर प्लान चल रहा है। एंड वी हैव द सेफगार्ड ड्यूटी एंड बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री। और अच्छे से याद रहना है आपको, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। टू इम्पोज ए 10% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन इम्पोर्टिंग सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। और जब हम बात करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी की, तो ये टेम्पोररी रिलीफ है जो प्रोवाइड की जाती है जब इम्पोर्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए अनएक्सपेक्टेडली टू ए पॉइंट जहां पर वो थ्रेटन करने लगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ द सेम प्रोडक्ट, इसलिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है ना। तो देख सकते हो सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर लगाती है जब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो थ्रेटन करने लगे। एंड प्रोविजंस फॉर द सेफगार्ड ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे देश के कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंतर्गत। एंड वी हैव द पब्लिक इश्यूज एंड राइट इश्यू। एंड न्यूज क्या रहा है तो देख सकते हो, फंड रेजिंग फॉर पब्लिक इश्यूज एंड राइट इश्यूज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन द ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और अगर हम बात करें राइट इश्यू की, तो राइट इश्यूज के तहत हम कह सकते हो ये इन्विटेशन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई साहब आप एडिशनल न्यू शेयर्स परचेज कर लो कंपनी की, है ना। तो लेट से कोई कंपनी है उसने कोई एडिशनल न्यू शेयर्स इश्यू किया और राइट इश्यू के तहत वो बोलेगा कि आपको हम मौके देते हैं और आप नए शेयर्स खरीद लो। लेकिन याद रखना ये कोई बाइंडिंग नहीं होता है ना, तो वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है बेसिकली शेयर होल्डर्स के द्वारा। एंड अगर हम बात करें पब्लिक इश्यूज की, तो ये आर व्हेन शेयर्स आर ऑफर टू ओपन पब्लिक है, नाम से पता चल रहा है पब्लिक इश्यूज। तो दिस आर व्हेन शेयर्स आर ऑफर टू ओपन पब्लिक एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आईपीओ, क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इश्यू हो सकता है ये शेयर, तो इसलिए हम पहले बोलेंगे आईपीओ या फिर इससे पब्लिक ऑफर। जब कंपनी इश्यू करती है शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लिस्टिंग इट्स टू स्टॉक एक्सचेंज। एंड जो दूसरा है आपका एफपीओ या फिर फॉलोड पब्लिक ऑफर, जिसमें आपका ऑलरेडी इश्यूड आपका शेयर है स्टॉक मार्केट में, दोबारा उसे इश्यू किया जा रहा है, तो कोई नया शेयर नहीं होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू नहीं हो रही होती, ऑलरेडी पहले भी शेयर इश्यू हो चुकी होती है, उसके बाद फिर इश्यू जब किए जाते हैं तो हम कह सकते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की आर्टिकल, और आपको बता दें कि हमने मेडाइवल इंडिया ऑन DIS के जो सीरीज है पार्ट 1 उसका वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसे विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बेसिकली टॉपिक कवर किए गए हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।